डेफिनेटली दीप, तो आपने सही कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है और सबसे पहले तो आपको और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस इंपॉर्टेंट दिन पे हम मोतीलाल ओसवाल टावर में और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं इस कंपनी के चेयरमैन एंड को फाउंडर मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी तरफ से जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेरी वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर। ओके, थैंक यू अग्रवाल जी। सबसे पहले तो मैं आपसे काफ़ी सारे करूंगा, लेकिन सबसे पहली एडवाइस मैं आपके तरफ से जानना चाहूँगा हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को इस ऑस्पिशियस दिन पे आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई हैव पेशेंस, डोंट बी इन हरी टू मेक लॉट ऑफ मनी बिकॉज इंडिया इज अ कंपाउंडेड स्टोरी। ये बहुत लंबा चलेगा और बहुत लंबा रास्ता है। तो आप जो है ना जल्दी से उतरो मत और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मत रहो। बड़ा पैसा बड़ा पेशेंस आने से होगा। डेफिनेटली। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और स्टोरी बहुत लंबी है। कहानी अभी तो ट्रेलर भी नहीं हुआ इंडिया का। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। डेफिनेटली, तो पिक्चर बाकी है। लेकिन अग्रवाल जी, पिछले संवत से इस संवत तक अगर आप देखेंगे तो या तो निफ्टी फ्लैट रहा है, अगर तब से अब तक देखें बीच में काफी उतार चढ़ाव है, नो डाउट, लेकिन फ्लैट रहा है या तो नेगेटिव रिटर्न। और खासकर स्मॉल कैप्स में अगर हम देखें तो लोगों ने काफी हाथ जलाए हैं। तो क्या इस संवत में पैसा बनेगा, और बनेगा तो कहाँ बनेगा? देखिए, अभी ये संवत जो थोड़ा अनसर्टेनिटी से चालू हो रहा है। ग्लोबल एटमॉस्फेयर आप देखें, अभी चाइना में, हांगकांग में 5-7% बाजार नीचे है। नया रिजीम आया है, यूके में नया रिजीम आ रहा है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक्सटर्नल ट्रेड भी थोड़ा नीचे है। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल है। लेकिन इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिया में सब कुछ बहुत सही है। यहाँ पर हमारे पास इनफ फूड इज देयर, इनफ पेट्रोल इज देयर, इनफ वी आर ग्रोइंग 6-7%, सब यहाँ सब कुछ सही है। सो एक इंडिया जो है, सब आप किसी से बात करो तो ऐसा लगता है इंडिया इज अ आउटस्टैंडिंग प्लेस टू बी। राइट। सबसे ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ रही है। हमारी जीडीपी बढ़ रही है और सब तरह से सुरक्षित है। कोई गरीब कंट्री है, यहाँ कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कभी खाना नहीं है तो कभी पेट्रोल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर सब कुछ सही है। लेकिन जो आप जो है ना पूरे ग्लोबल के पूरे एक विलेज में, ग्लोबल विलेज में आप एक खिलाड़ी हो, तो ऐसा $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आप $3 ट्रिलियन हो। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है। और उसके कारण से थोड़ा सा जो ऊपर बाहरी माहौल है, उसके कारण से थोड़ा अनसर्टेनिटी है। एफआई बेच रहे हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के स्टोरी में कोई तकलीफ है। इंडिया की स्टोरी परफेक्ट है। हमको ये समय में अपने पोर्टफोलियो अच्छे से बढ़ाना चाहिए और हो सके तो सिस्टमेटिक प्लान से भी करना चाहिए। एसआईपी जो चालू किए हैं, जो एसआईपी रिवोल्यूशन चल रहा है यहाँ रिटेल का, वो चालू रहना चाहिए और कोई अपना एसआईपी बंद ना करे। और जो नए जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो एसआईपी में जुड़ते चले जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी बाजार, देखिए मैं तो 100 से 60,000 का इंडेक्स देखा हूँ सेंसेक्स में। सर। तो अभी तो क्या है, बहुत ट्रेलर है। मतलब यहाँ से भी आपको 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 12 गुना सब होगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। डेफिनेटली पेशेंस तो चाहिए, ये बात तो आपने सही कहा। और आपने जितना मार्केट देखा है उतना तो शायद ही किसी ने देखा होगा। लेकिन अग्रवाल जी, एक बात और मैं समझना चाहूंगा कि क्या चीज़ है जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दिलाती है मार्केट के तरफ? क्या ड्राइव करेगा मार्केट्स को? क्या वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होगी या फिर कुछ और होगा? क्या एफआईआईएस फिर से लौट के आएंगे भारतीय बाजार में? जरूर आएंगे। उनको आना ही पड़ेगा। लेकिन वो क्या, वो सिक्लिकल है। आज जा रहे हैं, कल आ जाएंगे, और आएंगे तो बहुत जोर से आएंगे, पूरे बैंड बाजा के साथ आएंगे। हाँ, तो हमारे जो रिटेल वाले हैं उनका तो स्ट्रक्चरल है। वो मतलब हर महीने आते हैं, हर दिन आते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल स्टोरी चालू है। शायद 10 साल की स्टोरी हो, कम से कम 2-4 साल तो मेरे को लगता है कि कुछ रोकने वाला नहीं। लेकिन फाइनली स्टॉक प्राइसेस स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स पावर। जो अर्निंग्स जो है वो आना बहुत जरूरी है। तो अभी इस साल जैसे 750 रुपया जो ईपीएस है, इसका क्या नाम है, निफ्टी का, वो 850 होने का था। लेकिन थोड़ा सा अभी ये क्वार्टर का रिजल्ट, सब स्टील और ऑयल में थोड़ा सा जो मार पड़ा है, उसी कारण से गिरा के उसका ईपीएस 850 की बात कर रहे हैं। अगले साल मतलब 23-24 में शायद वापस सुधरे। लेकिन ये जो अर्निंग्स ग्रोथ है वही डिसाइड करेगा। यदि मान लो ये अर्निंग्स जो इस साल का है, जो 850 का, वो बाजार के भाव में है। लेकिन 850 से यदि 950 हो रहा है, 950, तो वो बाजार के भाव में, वो फिर आपको बाजार के भाव में, और 950 नहीं, ये 1000 भी जाएगा और 1500 भी जाएगा। लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा उसको। डेफिनेटली, ये बात तो सही है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हाँ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ड्राइव करेगी। अब स्टॉक्स तो आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, लेकिन स्टॉक्स नहीं तो सेक्टर्स कौन से ड्राइव कर सकते हैं? सबसे बढ़िया सेक्टर कौन सा आएगा इस समय? देखिए, हर बार क्या होता है, एक सेक्टर जो है ना, बड़ा सेक्टर जो है वो लीड करती है। तो अभी कुछ दिन पहले तक क्या था, टेक चल रहा था। टेक में मतलब डिजिटल, ये वो सब काफी माहौल था। अब वो सब 50-60
30 से 70, 80, 90 टका तो भी नीचे आ गए हैं विश्वव्यापी। तो वो एक अनफेवरेबल सेक्टर वगैरह। तो अभी जो सेक्टर जो है वो है फाइनेंशियल्स का, बैंकिंग का, फाइनेंशियल्स का, इंश्योरेंस का। तो वो जो सेक्टर है वो हमको लगता है इस बार लीड करेगा। अभी वहाँ पर अर्निंग्स है, उनके बैलेंस शीट क्लीन है और लेंडिंग भी काफी 17-18% से ग्रो हो रहा है। तो वहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। देखिए एक बात ख्याल है, कहानी कोई भी हो, जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ आएगा वहाँ बजाज आएगा, वहाँ बजाज एकदम। आप कोई सेक्टर की बात ही मत करो, जिस कंपनी में आपको लगता है कि अर्निंग्स डबल होने वाला 3 साल में, चुपचाप लेके बैठ रहे हो, बाजार कभी सस्ता ही रहेगा उसका। ओके, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, गंदा हो, कुछ भी हो, लेकिन अर्निंग्स डबल हो तो भाव पक्का या तो 50-60 टका बढ़ेगा, 150 टका बढ़ेगा डेफिनेटली। तो अर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए। और सर एक्चुअली मैं आपकी अर्निंग्स भी देख रहा था, आपकी कंपनी ने भी नतीजे पेश किए और बहुत बेहतरीन नतीजे पेश किए। मैं मुनाफा देख रहा था, कितना बेहतरीन मुनाफा आपकी कंपनी ने पेश किया है। व्हाट इज ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ योर सेक्टर, योर कंपनी? और साथ साथ एक बात, आप तो हाउसिंग फाइनेंस में भी है आपकी कंपनी, ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी चल रहा है, इसका क्या कोई इम्पैक्ट अब देखने मिला है कि अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं है पूरे हाउसिंग सेक्टर में? अभी थोड़ा सा मतलब ने जो इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट है वो थोड़ा जा रहा है, 50-60 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। MCLR इतना नहीं बढ़ा है जितना हेडलाइन इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट बढ़े। जैसे मान लो बैंक रेट मान लो 1-1.5% से बढ़ा है, तो बैंक्स ने सिर्फ 50-60 बेसिस पॉइंट से लेंडिंग रेट बढ़ाया है, लेकिन वो बढ़ेगा। ये समय आते ही मतलब आगे 6-8 महीने में बढ़ेगा, फिर वो लेंडिंग रेट भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी उतना बोरोइंग कॉस्ट का उतना टेंशन नहीं है अभी। लेकिन जिस ढंग से क्रेडिट ग्रोथ है और जिस ढंग से डिपॉजिट ग्रोथ है, ये देखते हुए लगता है कि थोड़ा लेंडिंग रेट बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि जितने जिस टाइप के जो बैंक से बारो करते हैं, बैंक तो बहुत कमाएंगे, तो बैंक के पास में डिपॉजिट है, सस्ता डिपॉजिट, राइट, तो वो तो पास ऑन कर देंगे उठा के। लेकिन जो उनसे बारो करते हैं, जो NBFC जैसे हाउसिंग फाइनेंसर, उनको थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन उनको वॉल्यूम ग्रोथ 30-40% रहेगा। वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी आ रही है, तो उसमें क्या थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ शुड मेकअप। ओके, तो वॉल्यूम ग्रोथ शुड मेकअप। और इस कंपनी ने भी अपने जो नतीजे पेश किए थे वो काफ़ी बेहतरीन थे। और जैसे कि रामदेव जी कह रहे हैं कि बैंकिंग और NBFC काउंटर्स, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, अगले संवत के सबसे अच्छा सेक्टर अगर कोई बन के उभर सकता है तो वो यही एक सेक्टर है। शुक्रिया रामदेव जी आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस महत्वपूर्ण दिन पे हमें ये इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगेन विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रॉस्परस एंड हेल्दी न्यू ईयर।